जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए, बात करेंगे हम आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का एक टॉपिक है और इससे हर बार हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ज़्यादा चाहे हो जाएं लेकिन कम नहीं होंगे। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं। ऐसे हम पढ़ेंगे इनको कि जो है आपके 2 क्वेश्चन जो है किसी भी कीमत पर गलत ना हो। ठीक है, देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आपकी, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या? एक कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया और एक आपका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन और एक आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर कंकालीय की बात करें, देखिए स्केलेटल अभिक्रिया वो होती हैं जो प्यारे बच्चों आपकी संतुलित ना हो। क्या ना हो? संतुलित ना हो। आप ये समझ लो, जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये आपका H2 अर्थात जल है। ठीक है, जहां पर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, जैसे यहां पर हाइड्रोजन का कितना है? 1 है और यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, यहां ऑक्सीजन अकेला और यहां ऑक्सीजन के 2 हैं। इसका मतलब है कि ये संतुलित नहीं हो रही, तो यह आपका स्केलेटल केमिकल रिएक्शन होगा, अर्थात कंकालीय रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब अगर बात करें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की, अर्थात संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें, बैलेंस्ड वो होती हैं जहां पर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे 4H है तो 2 दूनी 4H हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, और O2 है तो ये O2 हो जाएगा। समझाए? देखो ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 चीजें, एक आपका अभिकारक और एक उत्पाद। एक वो होते हैं जो आपका रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? रिएक्शन लेते हैं। तो बात समझ आ गई, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, अर्थात उत्पाद कहते हैं। तो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और जो बनते हैं वो प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर चीज़ों को समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ लिखा है रिएक्टेंट। ठीक है, अर्थात अभिकारक। सही है, जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो आपका रिएक्टेंट या अभिकारक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया। ठीक है, कैसे? अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब भाग लिया तो इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया जल। क्या बना दिया? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गया? जल बन गया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर इन्होंने क्या बना दिया? रिएक्टेंट बना दिया। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो ये दोनों चीजें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है आपके? ये हैं आपके अभिकारक। क्या है आपके? अभिकारक। और यहां पर जो आप देख पा रहे हो, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया उत्पाद। ये क्या बना दिया? इन्होंने उत्पाद बना दिया इन्होंने। तो ये बात आप यहां पर समझ सकते हो। अब देखिए प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसे अब आपको समझने की जरूरत ही क्या है? देखिए जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन करवाया था हमने और यहाँ पर हमने वाटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? वाटर। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अणु सूत्र की। किसकी बात करेंगे? अणु सूत्र की। एक्चुअल में अणु सूत्र में हम ये बता सकते हैं कि यौगिक में कितने परमाणु हैं। क्या बता सकते हैं कि यौगिक में जो है कितने परमाणु हैं। जैसे आप उदाहरण से यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो, C6H12O6। ठीक है, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 है और आपका जो कार्बन है ये कितना है? 6 है। अगर देखें बेंजीन में सेम चीज़ आपको दिख रही है, C6H6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर किसकी संख्या बता सकते हैं? परमाणुओं की संख्या बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें मूलानुपाती सूत्र की, ठीक है, अर्थात एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये जो है मूलानुपाती सूत्र, ये अणु सूत्र का जस्ट उल्टा है। मूलानुपाती सूत्र में हम जो है उस यौगिक में परमाणुओं की संख्या नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? इसमें जो है हम परमाणुओं की संख्या नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज है ना, क्या है? ग्लूकोज। इसमें C की वैल्यू पता है? नहीं पता। H की चलो पता है, O की तो नहीं पता। तो इस प्रकार से अब जैसे बेंजीन है, यहाँ CH लिखा हुआ है, बिल्कुल पता ही नहीं है,
तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या है ही नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे क्या कहोगे कि ये एक मूलानुपाती सूत्र है, अर्थात एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। एक्चुअली संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है, ये तो कार्बन हो गया आपका, ये क्या है ऑक्सीजन, और जब ये दोनों ऐड हो गए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट हो गए, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट, जब दो रिएक्टेंट आपस में मिल गए तो क्या बन गया, एक प्रकार का प्रोडक्ट बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। अब समझिए, देखिए मैंने क्या कहा, संयोजन अभिक्रिया, रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। दो तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक, और ये क्या हो गए, प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद हो गए, ठीक है। अब जैसे 4H और O2, ये क्या बन गया 2H2O, तो ये एक प्रोडक्ट बन गया। इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो बात समझ आ गई, ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है, तो ये संयोजन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात आपका अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है, अपघटन अभिक्रियाएं। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्या होता है कि इसमें अभियोजन तो एक होगा, ठीक है, लेकिन जो है इसमें जो है प्रोडक्ट जो होंगे अर्थात रिएक्टेंट जो होगा वो तो एक होगा, लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें से एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए वे सभी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है, अर्थात अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ समझ सकते हो। अब देखिए 2H2O ये क्या है, अभियोजन है, और जब ये उत्पाद पैदा करेगा तो 4H प्लस O2 पैदा करेगा, ठीक है। तो जस्ट उसका उल्टा हो गया, बात समझ आ गई। ऐसे ही ये यहाँ पर आगे भी हैं, देखिए ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, रिवर्सिबल, कहने का मतलब है कि जो दोनों तरफ को हो जाए, ठीक है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें अभिकारक से प्रोडक्ट व प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अभिकारक बन जाए, ठीक है, मतलब अभिकारक से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से क्या बन जाए, आपका अभिकारक बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखो आप रिवर्सिबल दिख रहा होगा आपको, दोनों फॉर्मूले आप देखो यहाँ पर हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है 2H2O, अब 2H2O से क्या बन जाएगा 4H प्लस O2 बन जाएगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा 4H प्लस O2, और इससे 4H प्लस O2 से आपका 2H2O बन जाएगा, सही है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ N2 प्लस 3H2 को जोड़ के हम 2NH3 बना सकते हैं, और इसको तोड़ने के बाद हम क्या बना सकते हैं, N2 प्लस 3H2 बना सकते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं। तो यहाँ देखो जल से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। और वहीं अगर देखें तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से हमने अमोनिया बना दिया। बात समझ आ गई कि नहीं। तो इस प्रकार से इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एक बात और समझना, अभी आपने पीछे क्या समझा था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यहाँ इसे समझिए क्या लिखा है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अच्छा एक बात देखो, जो एक ही दिशा में हो, किस में हो प्यारे बच्चों, जो एक ही डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये सब क्या है, एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, तो ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। ये देखो 2Na2H2O 2NaOH प्लस H2, मतलब ये इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगी। तो ये समझ लेना ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कम एक्टिव एलिमेंट्स को हटा देते हैं। क्या कहा मैंने, ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट्स कम एलिमेंट्स को हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्टिवनेस की श्रेणी, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये किसकी श्रेणी है, तो आप कहोगे एक्टिवनेस की श्रेणी है, ठीक है। ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ऐसे करके यहाँ पर ये पूरी श्रेणी आपके सामने दी गई है। इसे भी अपने दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पर इस प्रकार के रिएक्शन में ज़्यादा अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील वाले तत्व का स्थान ले लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो CuSO4 पहले है और प्लस Fe बाद में है,
ठीक है, Fe कहाँ है, बाद में, ठीक है। अब ये देखो कि Cu पहले है यहाँ पर या Fe है, तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पर जो है Fe जो है आपका पहले है, Fe आपका पहले, तो ये Fe जो है क्या करता है, आगे क्या करता है ये, अब ज़्यादा अपक्रिया वाला तो Fe है, तो Fe क्या करेगा, Cu को हटा देगा, किसको हटा देगा, Fe जो है Cu को हटा देगा और खुद आगे आ गया Fe, और देखो फिर देखो ये वाली चीज़ बच गई आपको, SO4 बच गया और Cu जो है उसे लास्ट में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेते हैं। तो ये बात आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऊपर है तो इसने क्या किया, Na ने क्या किया, Ag को हटा दिया, Ag को हटा दिया और अपना स्थान यहाँ पर ले लिया, तो Na और NO3 हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ से Cl हट गया तो AgCl अलग हो गए। तो इस प्रकार से आप यहाँ चीज़ को समझना। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ जब तक नहीं पिघलेगी जब तक उसे बाहर से कोई ऊष्मा नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तक नहीं पिघलेगी। लोहे का पिघलना, जब तक लोहे को बाहर से हीट नहीं दिया जाएगा तब तक लोहा नहीं पिघलेगा, ठीक है, तब तक लोहा नहीं पिघलेगा। और पानी जो है जब तक वाष्पित नहीं होगा जब तक कि उसे गर्मी ना मिले। तो ये बात आपने समझी ऊष्मा शोषी में। क्या कहा, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, ठीक है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। देखिए ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को क्या करती हैं, छोड़ती हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और याद रखना, जैसे कोयला देखते हो आप, कोयला जब आप जलाते हो तो कितनी ऊष्मा देता है, लेकिन वो ऊष्मा को छुपाए बैठा हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि का दहन करना जो है ये क्या, ऊष्मा का ही तो एक संचलन है। कार्बन व ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सारी की क्या चीज़ें हैं, ऊष्मा छेपी हैं। देखिए अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला, या तो मान लो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, क्या हो रही हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या फिर हाइड्रोजन हट रही हो, या फिर कार्बन की कमी हो रही हो। तो इन तीनों स्थितियों में आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्या हो रही है, Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो उससे क्या बन गया, 2MgO बन गया। क्या बन गया, 2Mg2 और लगा लेना, ठीक है, 2Mg2O बन जाएगा। कब, जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन बन जाएगा तो फिर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो Mg का Mg2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन 4Cu में मिल गया तो क्या बन गया, 2Cu2O बन गया, ठीक है। तो Cu का Cu2O में ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इस प्रकार से ध्यान देना आप इस चीज़ को, ठीक है। देखो अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, कौन सी, अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, O हट रही हो, H ऐड हो रहा हो और E जो है ऐड हो रहा हो। कहने का मतलब ऑक्सीजन हट रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपचयन अभिक्रिया होती है। समझो यहाँ फॉर्मूले में देखो यहाँ पर ZNO+C है, तो यहाँ क्या हो गया आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन हटा है ना यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का हटना हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। अब Zn से Zn में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब एक बात समझो, जबकि C का CO में ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ZnO का Zn में रिडक्शन हो गया और C का CO में ऑक्सीडेशन हो गया। पर बात मैंने लिखी ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हटी है, तो नॉर्मल आप समझ सकते हो कि रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। देखिए रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया ये क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन व रिडक्शन साथ साथ हो रही हो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे ZnO से ऑक्सीजन हट गया, Zn हो गया, C से इसमें O जुड़ गया, CO हो गया। कहने का मतलब C का CO से ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और ZnO का Zn में रिडक्शन हो गया। तो ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
एक बात समझना प्यारे बच्चों, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गौर करना, उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चे या फिर और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके लिए मात्र ओनली 59 रुपीज़ में जो है हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये याद रखना, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशली है, लेकिन चीज़ें जो है वो एक ही होती हैं। अगर आप यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है हम इसमें मूल विधि मात्र 59 रुपीज़ में ही मुफ्त में देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे हिंदी है, इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, करंट अफेयर 2026 का टोटल, यूपी स्पेशल हो गया, स्टैटिक जीके स्पेशल हो गया। इसकी एक ई बुक है पहले जो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप जो है मात्र 59 रुपीज़ डाल के इस कॉम्बो पैक को परचेज कर सकते हो। यहाँ आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। मैंने कहा यूपीएसआई वाले बच्चों का और पुलिस वालों का बच्चों का एक ही सिलेबस होता है, बशर्ते उसमें पॉलिटी और जो है कि मूल विधि अलग से बढ़िया तरीके से हमने ऐड कर रखी है। तो यूपीएसआई वाले बच्चे भी इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए।